नमस्कार, मैं इरफान राही टीएफआई हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सितंबर माह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी दिवस के इस अवसर पर जो हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के एक बड़े व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हैं डॉक्टर विनोद बब्बर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन टीएफआई हिंदी में। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। मैं बता दूं, डॉक्टर विनोद बब्बर 46 पुस्तकों के लेखक हैं। आप 18 देशों की यात्रा कर चुके हैं। आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, विभिन्न साहित्य अकादमियों और साहित्यिक संस्थाओं से सम्मानित किया जा चुका है। आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में मंच संचालन किया है। आप हिंदी साहित्य के एक बड़े लेखक हैं। आप राष्ट्र किंकर अखबार के संपादक हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनकी बात सुनते हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। मैं एक इन्हीं के दोहे से शुरुआत करता हूं कि झूठ की जय जयकार है, सच पर 100 इल्जाम। झूठ की जय जयकार है, सच पर 100 इल्जाम। रावण का कद बढ़ रहा, सिकुड़ रहे श्री राम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे टीएफआई हिंदी में। धन्यवाद आपका। मैं शुरुआत करूंगा, प्रारंभ करूंगा आपके सबसे पहले आपका जन्म कहाँ का है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। इस देश में जो विभाजन हुआ 1947 को, हमारा परिवार सियालकोट से इस पार आया, अखंड भारत से खंडित भारत में आया। बहुत भटकने के बाद जो अविभाजित पंजाब था, जो शेष हमारे पास पंजाब था, उसमें एक जूंडला गांव, वहाँ रहते थे। तो मेरा जन्म उस जूंडला गांव में हुआ। उस समय वो पंजाब था, लेकिन बाद में पंजाब का जब विभाजन हुआ तो वो हरियाणा हो गया। और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा यानी उस दौर के पंजाब में हुई, दिल्ली में भी हुई, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा हुई। आर्थिक रूप से बड़ी चुनौतियां थीं, और सच तो ये है कि जो उच्च शिक्षा है वो किस्तों में हुई। अच्छा। और नियमित नहीं हो सकी, क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी अनुमति नहीं देती थी जी। और उस दौर में बहुत सारे शिक्षा संस्थान भी नहीं थे, और मेरा स्वभाव भी विद्रोही था। अच्छा। तो मेरे पिता से एक दिन किसी विषय पर असहमति हुई और उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि कल से वहाँ नहीं जाना, नहीं तो घर नहीं आना। मैं अगले दिन भी वहाँ गया। मुझे लगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो गलत जगह नहीं है, अच्छी जगह है जी। और उन्होंने मुझे बोला, कल तुझे कहा था वहाँ नहीं जाना, अब घर छोड़ के चला जाओ। मैं केवल 17 साल का था। मैंने उस दिन घर छोड़ा और आज 74 साल का होकर भी मैं घर नहीं लौटा हूँ। लेकिन मुझे इस निर्णय पर पश्चाताप नहीं है, मुझे आनंद है। मैं मानता हूँ कि परिस्थितियों ने जो निर्णय दिया उसने मुझे समाज को, शिक्षा को, साहित्य को, संस्कृति को बहुत करीब से जानने का अवसर दिया। आज भी मैं अकेला मैंने घर छोड़ा था, आज भी मैं अकेला रहता हूँ। बिल्कुल, मैंने देखा है। तो ये छोटी सी कहानी है। यूँ तो हर दिन पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है, लेकिन सच तो यही है कि वो किसी ने कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कल उमड़ी थी मिट आज चली। जी। तो अब हम आयु के उस चौथे दौर में पहुंच चुके हैं, जहाँ ना उपलब्धियों का महत्व है, ना अब ऊर्जा बहुत कुछ बचती है। 7 दशक पार कर चुके हैं आप। जी जी, बस वो उस ईश्वर की कृपा मान सकते हैं। जी। आप सबकी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। वरना मृत्यु के बहुत करीब से भी गुजरने का अवसर मिला। हमारे एक मित्र रायबरेली के रहने वाले थे। जी। तो उनका वहाँ ज़मीन का कुछ विवाद था, वो मुझे रायबरेली ले गए। अगले दिन कोर्ट में डेट थी। वहाँ पहुँचे सुबह, तो पता लगा किसी की मृत्यु हो गई है और आज कोर्ट बंद रहेगा। अच्छा। अब सोमवार को होगी। अगस्त का ही महीना था, शायद 94 या 95 की बात है।
तो 2 दिन क्या करेंगे रायबरेली में। मैंने उन्हें कहा चलो इलाहाबाद चलते हैं, आज प्रयाग कहते हैं। जी। वहाँ पहुँच गए, संगम में स्नान करेंगे। तो संगम तक पहुँचने के लिए किश्तियाँ चलती हैं। वहाँ पहुँचे, किश्ती तक वहाँ स्नान किया, नदी के बीच में ही वो जी। बल्लियाँ लगी होती हैं। वहाँ से जब लौट रहे थे किले के साथ, तो अचानक एक हवा का झोंका ऐसा आया और वो पानी बड़ी तेजी से घूमने लगा। उधर सूर्य अस्त हो रहा था ओहो। और इधर दिखाई दिया कि हमारे भी अस्त होने का समय आ गया। और वो उसने हमारी नौका को, 2 लोग बैठे हुए थे, उछल दिया। अच्छा। नौका उछल गई, नौका से बहुत ऊपर, मैं नौका नीचे। ओहो। वो नाविक बहुत तगड़ा था हम्म। और वो संयोग से नौका किले की दीवार से जा टकराई। वहाँ एक प्लास्टिक की बहुत मोटी रस्सी बंधी हुई थी। उसने कहा इसको पकड़ लो। हम तीनों लोगों ने पकड़ ली और वो बल्ली से खींचकर उसको संभालता रहा। और वो जो चक्रवात पानी का था वो आगे चला गया, छोड़ करके, जीवन दान दे करके। जाको राखे तो साइयाँ इसलिए ऐसे बहुत से मार सके अवसर आए। जी। तो शायद वो चक्रवात, इस संसार के जो चक्र हैं, जी। जो छूट गया था उससे भी परिचय कराने आया था। बिल्कुल। और शायद वो जो क्षण इस प्रकृति ने हमें दिया, इसलिए दिया कि आज आपके इस स्टूडियो में आप सब लोगों से मिलने का, या हिंदी की सेवा करने का, या साहित्य के एक विद्यार्थी के रूप में जीने का अवसर के लिए मुझे वो ऐसा अवसर मिला। साहित्य की तो सेवा आप निरंतर कर रहे हैं, 46 पुस्तकें आपने लिख दी। लेकिन मैं उससे पहले आना चाहूँगा कि साहित्य से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? आपको कब लगा कि मैं लिख सकता हूँ? या सबसे पहले आपने क्या लिखा? कौन-सी विधा में लिखा? सच तो ये है कि मैं आज भी नहीं मानता कि मैं लिख सकता हूँ। मैं लिख ये नहीं आपका सकता। बड़प्पन है। मेरी माँ 4 भाषाएं जानती थी। उस दौर में स्कूल का प्रचलन नहीं था। वो स्कूल एक दिन भी नहीं गई। वो जो हमारा जो पूर्वजों का जो था, जी। गुजरांवाला, जी। जो अभी पाकिस्तान में, उस समय भारत में दिल्ली में था। गुजरांवाला टाउन उन्हीं हाँ के जी, उस पे नाम लेकिन है। अभी वो गुजरांवाला जिला है जी। पाकिस्तान में। वहाँ की मेरी माँ रहने वाली थी। अच्छा। एक किला मियाँ सिंह एक कस्बा था, तो घर में पढ़ाया जाता था। उस ज़माने में उत्तर भारत में उर्दू का आम प्रचलन था। जी। तो मेरी माँ उर्दू भी जानती थी, पंजाबी मातृभाषा थी वो भी जानती थी, गुरमुखी भी। जी। विभाजन के बाद फिर इधर आई तो हिंदी भी सीखी। फिर हमारा परिवार बड़ा था, हम लोग 10 बहन भाई। तो उन बच्चों के से माँ ने अंग्रेज़ी भी सीख ली, वो अंग्रेज़ी भी पढ़ लेती थी। अच्छा। लेकिन हिंदी, उर्दू और गुरमुखी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उन्हें बड़ा शौक था पुस्तकें पढ़ने का। जी। उस ज़माने में इतना साहित्य उपलब्ध नहीं था। वो रोज़ हमें कहानी सुनाती थी, दादी, दादी के बाद माँ। लेकिन माँ की कहानी सुनाने का एक अंदाज था। वो आधी कहानी सुनाकर वो हमसे पूछती थी, बताओ आगे क्या हुआ, अच्छा। बताओ। तो हम सब लोग अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो मुझे लगता है वो जो कल्पना शक्ति उस समय जो उत्पन्न हुई, जी। वो साहित्य को जोड़ने का एक कारण बनी। बाद में भी ये साहित्य के प्रति रुचि रही। हमारे यहाँ बचपन के काल से ही अखबार आता था। चंदा मामा उस काल की पत्रिका थी, वो रेगुलर आती थी, उसको पढ़ते थे। एक बार हमारे स्कूल के, गुड़गांवा के स्कूल में मैं पढ़ता था। उस ज़माने में हायर सेकेंडरी होती थी। तो स्कूल के शायद 8वीं में था। तो उन्होंने बताया कि आज लाइब्रेरी में नीलामी होगी। अच्छा। वो शायद कुछ नियम था कि जो पुस्तक 10 साल पुरानी हो जाती है उसको हटा दिया जाता है। तो मैं भी देखने चला गया नीलामी क्या होती है। मेरे पास 5 पैसे थे। बहुत लोगों को देखा उसका मूल्य लगाते थे और वो लेते। तो मैंने भी वहाँ निर्मला उपन्यास देखा। अच्छा। निर्मला मेरी बहन जो उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी, उनके कोर्स में था और वो ले नहीं पा रही थी, प्रेमचंद का लिखा हुआ। प्रेमचंद का निर्मला। तो मैंने वो उठा लिया, मैंने कहा ये मुझे दे दो। उन्होंने बोला 5 पैसे का था। मैंने फौरन 5 पैसे दिए क्या बात। और वो निर्मला ले आया। उस निर्मला को मैंने कितनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा कि मुझे लगता है शायद उसने ही मुझे निर्मल किया, उस निर्मला ने। और हालांकि वो मेरी बहन के काम भी आया, उनके स्नातक कोर्स में भी था। फिर उसके बाद पढ़ने का शौक रहा। लेकिन एक दुर्घटना ने मुझे साहित्य से जोड़ा, जिसका उल्लेख मैं अवश्य करना चाहूँगा। हम लोग 5 भाई और मैं सबसे छोटा। मुझसे जो बड़े भाई थे बहुत उच्च शिक्षित और बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, लेकिन
कॉलेज में जाने के बाद कुछ कुसंग में पड़ गए, उनको कुछ नशे की आदत लग गई। पहले तो परिवार को पता ही नहीं लगा जी। लेकिन पता लगा तो उसको रोकने का बहुत उपाय किया, बहुत इलाज भी कराया। हमारे बड़े भाई साहब तो उसको लेकर एक कमरे में 2 महीने बंद रहे, खिड़की से ही खाना लेते देते थे। बहुत अच्छा। तंग करता था, उन्होंने बहुत साधना की उसको संभालने के लिए। लेकिन बाद में वो जो ही 2 महीने बाद आखिर तो बाहर तो जाना ही था, जाते ही फिर उधर गया। फिर वो कुछ मानसिक असंतुलन जैसा हो गया। वो मानसिक असंतुलन का भी इलाज करते थे और वो दूसरा भी, वो नशा भी लेता था। स्थिति ये आई कि डॉक्टरों ने कहा कि एक ही चीज ले, नहीं तो और दिक्कत आएगी। अच्छा। तो उसको जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब वो खाली रहता था घर में। हमारे बड़े भाई साहब को किसी ने सुझाव दिया कि इसे, सुदर्शन नाम था, सुदर्शन को आप किताबों की दुकान खोल दो। उस जमाने में उपन्यास आदि किराए पे दिए जाते थे। कॉमिक्स गुलशन नंदा, नॉवेल, जेम्स वॉट और जाने कौन कौन ऐसे थे जिनके उपन्यास आदि मिलते थे। तो हमारे यहाँ तो किसी को साहित्य की जानकारी थी नहीं। भाई साहब ने उसी को कहा फिर ठीक है आप कहीं देखो। तो एक दिन उस व्यक्ति ने बताया कि एक पूरी लाइब्रेरी बिक रही है, आप ले लो। भाई साहब उसके साथ गए, पूरी लाइब्रेरी उठा लाए। हमारे पास एक जगह थी, दुकान सी, वहाँ उसको सबको लगा दी गई और उसको, सुदर्शन को वहाँ बिठा दिया। दिल्ली में ही? दिल्ली में। अब हुआ क्या कि वो लाइब्रेरी की किताबें थी, उसमें प्रेमचंद थे, शरणचंद चट्टोपाध्याय चटर्जी थे, उसमें कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, उसमें आचार्य चतुर सेन थे। गुलशन नंदा तो था ही नहीं, जेम्स वॉट तो था ही नहीं। लोग आते थे, देखते थे। एक हफ्ते में किताब किराए पे नहीं गई। वो तो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड था। वो बोला मेरे बस की नहीं है। आखिर जी उसको बंद कर दिया गया। अब वो लाइब्रेरी बंद। उस जमाने में लेंटर का प्रचलन नहीं था, पत्थर की टुकड़ियां होती थी, लकड़ी के जो बल्लियां होती थी, बाले, कड़ियां बोलते हैं पंजाबी में, बाले कहते हैं, वो होते थे। तो वो बंद थी। बरसात के बाद एक दिन किसी काम से मैं वहाँ कुछ रखा था, लेने के लिए गया, खोला तो अंदर बदबू आ रही। वो छत टपकी, किताबें सील गई और उसके बाद उनमें बदबू आने लगी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं जहाँ अकेला रहता था, मैं वो सारी किताबें धीरे धीरे करके वहाँ ले गया और मैंने धूप में सुखाई। अधिकांश सड़ गई, हाथ काले हो जाते थे। लेकिन वो मैंने देशी विदेशी लेखकों की भी किताबें थी, अंग्रेजी की भी थी, जर्मन भाषा के कुछ इंग्लिश के अनुवाद थे। मैंने वो सारी किताबें पढ़ डाली। तो भाई साहब ने तो एक भी नहीं पढ़ी जी, और किसी ने भी नहीं पढ़ी। लेकिन वो आचार्य चतुर सेन से लेकर के और देवकी नंदन खत्री तक के मैंने सारी, क्या बात है, सब पढ़ डाली। तो उसने मुझे भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। तो अखबार आती थी हमारे यहाँ, कभी कभी किसी बात को लेकर मैं संपादक के नाम पत्र भेजता था। कौन सा समाचार पत्र आता था? उस जमाने में हिंदुस्तान और नवभारत आते थे, बहुत पुरानी बात है, ये आते थे। और तब हिंदी का ही था सचमुच, आजकल ये दोनों हिंदी के नहीं है। अच्छा। एनबीटी है वो, नवभारत। हाँ, अब एनबीटी हो गया। तो उसमें, और हिंदुस्तान में व्यास जी की वो छपती थी एक व्यंग, यत्र तत्र सर्वत्र के नाम से, जो हिंदी भवन वाले हैं ना व्यास जी, उनके व्यंग आया, गोपाल प्रसाद जी। तो उसको पढ़ते थे, संपादक के नाम पत्र छपते थे। धीरे धीरे पोस्ट कार्ड, उसमें बड़ी खुशी होती थी उस जमाने में। 5 पैसे का पोस्ट कार्ड था, 5 पैसे का जी। उस पोस्ट कार्ड पर लिखकर पोस्ट कर देते थे। कभी कभी छपता था, फिर कॉलेज के दिनों में भी कहीं छपे। फिर कई बार बाद में एक अखबार आई, राष्ट्रीय सहारा, अभी भी आती है जी। उसमें एक लखनऊ के लेखक थे, मैं नाम न लूँगा उनका, वो लिखते थे। वो एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए थे, एक एजेंडा पत्रकारिता करते थे। वो भारत की हर चीज़ को कोसते थे। तो रविवार को उनका छपता था और मैं पढ़ता था, और मैं भी लिख करके उनको भेज देता था। शुरू में नहीं छपे, लेकिन बाद में मेरा भी छपने लगा सोमवार मंगलवार को। अच्छा। मैं उन लेखक से कभी नहीं मिला। जो वो लिखते थे मैं उसका सकारात्मक पहलू लिखता था कि इन्होंने ये बातें छोड़ दी, इसका दिया ही नहीं। सिर्फ नकारात्मक ना बनाइए युवा पीढ़ी को, पाठक को। सही बात। भारत में सब कुछ अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा,
लेकिन इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि सब कुछ खराब है। बिल्कुल। ये इतना हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य होने चाहिए, निष्पक्षता का, वस्तु स्थिति को जी। अध्ययन करने का, उसके प्रति राय व्यक्त करने का हमारे को वो होना चाहिए। तो वो काफ़ी समय चला। संयोग से दिल्ली के अंदर एक बार प्रेमचंद जयंती पर एक कार्यक्रम था राजेंद्र भवन में ITO पर। जी। तो कार्यक्रम से पहले वहाँ जलपान चल रहा था, तो वो लखनऊ वाले सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने कहा था, आप जी आयु में मुझसे बड़े थे। मैंने हाथ जोड़ के उनको मैंने कहा प्रणाम। उन्होंने कहा पहचाना? जी नहीं। उन्होंने कहा मेरा कॉलम बंद करवा दिया और मुझे पहचानते नहीं हो। कॉलम बंद कराने की मेरी हैसियत कहाँ है? उन्होंने कहा उन्होंने अपना नाम लिया। मैंने कहा देखो, मैं आपके और कोई पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, मैं आपके सारे लेख पढ़ता था अच्छे से, इसी वजह से मैं उसका उत्तर दे पाता था। ये उस पत्रिका वालों का था कि उन्होंने बाद में आपका कॉलम बंद कर दिया, वो स्थान मुझे दे दिया। कुछ समय रहा तो ऐसे बहुत से लोगों से मिलने का, बहुत से लिखने का, सीखने का अवसर मिला। और आज भी मैं एक विद्यार्थी के रूप में, हाँ, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे याद आ गई, उसका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। बड़े जाने माने साहित्यकार रहे कमलेश्वर जी। बिल्कुल, साहित्य अकादमी के भी रहे। नई कहानी की जो तिकड़ी थी, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, ये हमारी तिकड़ी मानी जाती थी। वो हिंदुस्तान समाचार पत्र में उनका एक लेख आता था हिंदी के। तो एक बार उनका लेख प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा कि ये देश की महानता है कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तानी है, इस देश का जो उपराष्ट्रपति है वो भी पाकिस्तानी है, इस देश का जो विपक्ष का नेता है वो भी पाकिस्तानी है। यानी मैं आपको बताऊं कि उस समय इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। अच्छा। कृष्णकांत जी उपराष्ट्रपति थे और विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। अच्छा। मैंने एक पत्र लिखा कि आपने इन तीनों को पाकिस्तानी किस दृष्टि से कहा? जी। ये उधर से आए, ये पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ये गलतफहमी से निकाल दो। आज वो हिस्सा पाकिस्तान है। आज बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान से नहीं आए, भारत से आए। जिस भारत को का हिस्सा जो अभारत हो गया, उन्होंने भारतीय बनी रहने की कीमत चुकाई है। बिल्कुल। उन्होंने अपने पूर्वजों की धरती छोड़ी है, उन्होंने अपने सारा मित्र मंडल छोड़ा, जमे जमे काम धंधे छोड़े, कितने कष्ट उठाकर वो इधर आए और पाकिस्तानी सुनने के लिए। आपसे तो अच्छे वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को कभी भी हिंदुस्तानी नहीं कहा, जिन्होंने मुशर्रफ जो जामा मस्जिद में पैदा हुए उनको कभी भी नहीं कहा कि ये हिंदुस्तानी है। अगर आप पाकिस्तानी कह रहे हो तो हिंदुस्तान का जो पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, वो लाहौर में बना था, वो भी पाकिस्तानी बोलो। भगत सिंह भी पाकिस्तानी था, वो लाहौर में पैदा हुआ। आपके हिसाब से जी। इस देश की आजादी की जो संकल्पना थी वो रावी के तट पर लाहौर में हुई थी, तो आप इस आजादी को भी पाकिस्तानी कहोगे? मैंने लंबा एक पत्र लिखा उन्हें, वो पत्र उन्हें मिला कमलेश्वर जी को। कुछ दिनों बाद वो एक कार्यक्रम में मुझे मिले और मेरी बाजू पकड़कर साइड पे ले गए। उन्होंने कहा मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं सोच रहा था आपको पत्र लिखूं, मैंने कहा पत्र नहीं। वो जो लेख फिर मैंने उसमें से कमलेश्वर जी वाला प्रसंग हटा करके मैंने प्रकाशित किया और बहुत से लोग जो विभाजन के बाद इधर आए उन लोगों ने उसको बहुत बहुप्रचारित किया। और मेरा मानना यह है कि ये जो विभाजन दुर्घटना है जी, नहीं होना चाहिए, लेकिन विस्थापन सामान्य बात है, सारी दुनिया में होता है। आज भी हम दिल्ली भारत की जो राजधानी है, यहाँ हर प्रांत के लोग हैं, विस्थापन हुआ, दुनिया के हर कोने में हुआ। हमारे बहुत से बच्चे भारत के विदेशों में हैं, विदेशों के बहुत से लोग यहाँ हैं। तो विस्थापन विकास का एक स्टेप है, एक सोपान है। विदेशों में हमारे जो फीजी में कितने सारे भारतीय रहते हैं, पूरा आप कमला हैरिस को देख लीजिए। है। मुझे वहाँ कई बार जाने का अवसर मिला। मेरी जो फीजी है, मॉरिशस है, जावा, सुमात्रा, ये सारे देशों के अंदर है। अब आप देखेंगे कि कनाडा के एक हिस्सा है, वहाँ पर सारे भारतीय रहते हैं। आप लंदन के अंदर एक साउथ हॉल है, वहाँ आप जाकर महसूस ही नहीं कर सकते आप भारत में से गुजर रहे हैं कि ब्रिटेन में है। तो
तो ऐसे भारत के सब जगह है। तो विस्थापन एक सामान्य बात है। विभाजन की बीबीसी का वो हर विभाजन वर्ष 14 अगस्त को भारतीय डाक जी विभाग और भी कई विभाग मनाते हैं, जी बताते हैं लोगों को कि किस तरीके से कष्ट हुआ। वो कष्टदायक रहा, हाँ, पीड़ादायक रहा। हाँ, तो वो विभाजन पहले तो होना नहीं चाहिए था, जी लेकिन हुआ तो उस पर जो धार्मिक उन्माद छा गया, जी मैं किसी एक संप्रदाय को दोषी नहीं ठहरा रहा, उसने उस विभाजन को इतना रक्त रंजित कर दिया कि विश्व का सबसे बड़ा जो नरसंहार कह सकते हैं उसको, उसने विभाजन को इतना डरा दिया। एक तरह से तो वो जो लोग जिन्होंने उस पीड़ा को देखा, हमारा तो जन्म उस विभाजन के थोड़ा सा बाद हुआ, जी ने लोगों को देखा, उनकी पीड़ा को देखा, पढ़े लिखे लोगों को उस काल में जो वहाँ संपन्न लोग थे उनको भूखे मरते देखा, मजदूरी करते हुए देखा। जी एक बड़ी प्रसिद्ध सत्य कथा थी कि लाहौर में एक व्यक्ति था, उसका वहाँ मेडिकल स्टोर था और वहाँ सब कुछ लुट करके यहाँ आया और बाद में उसके बेटे का यहाँ के किसी अस्पताल में इलाज हो रहा था और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, उसका बेटा मर गया। वो इतना संपन्न व्यक्ति जो वहाँ इतना सब कुछ किया कर सकता। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सुन करके आश्चर्य होता है, हमें भी, आपको भी होगा कि एक भाई यहाँ एक वहाँ है, जी उनकी पूजा पद्धति बदल गई। हाँ, यहाँ से गए भी थे शायद, एक मैंने यूट्यूब पे देखा था, चावला चावला करके हैं, वो दिल्ली में ही थे और वो वहाँ गए, उनका भाई वो वहाँ मुस्लिम है और बहुत दोनों है, भाई मिले, बहुत रोए। बड़े हालांकि जाने वहाँ माने। पाकिस्तान पुलिस ने उनका, सरकार ने काफ़ी अच्छा स्वागत भी किया, उनको ले गए काफ़ी, जी जी जी। यूट्यूब पे देखा एक मैंने। वहाँ के अभी जो सेना अध्यक्ष थे बाजवा जी, जी सारा देश जानता है कि बाजवा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ बनाया जी था उसमें बाजवा हमारे यहाँ एक था, दायित्व दिया गया था जी जिनको, जो बाजों को प्रशिक्षित करते थे। हम्म, हमारे पंजाब के अंदर बाजवा सारे, लेकिन वहाँ का वो जो मुस्लिम सेना अध्यक्ष है वो भी बाजवा है। स्वाभाविक है कि उसके परिवार को वहाँ धर्मांतरण करना पड़ा। क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, देखो समय की चक्र उल्टा नहीं घूम सकता, जी ऐसा बहुत कुछ हुआ। अभी एक हमारे मुस्लिम मित्र हैं पाकिस्तान में, कभी कभी बात करते रहते हैं, वो बोलता है कि मेरी माँ तो राम प्यारी थी, वो छूट गई थी, बाद में रईसन भी हो गई, लेकिन वो मरते दम तक हनुमान चालीसा गाती थी। मेरा बाप कभी कभी बोलता था, वो बोलती थी मैं तो हनुमान चालीसा मानती हूँ, वो बाकी सब कुछ तौर तरीके मनाती थी। वो कह रही कि 15 साल की थी तो मैं तो राम प्यारी ही हूँ, और वो 90 वर्ष की हो करके इस दुनिया से गई। तो जाहिर है कि जो बचपन के जी संस्कार हैं वो छूटते नहीं हैं। 46 पुस्तकें आपने लिखी, सबसे पहली पुस्तक कब आई आपकी, कौन सी विधा में आई? मुझे जो समाज की जो परिस्थितियाँ थीं उस पर व्यंग करना बड़ा अच्छा लगता था। मैं शुरुआत तो मैंने व्यंग के रूप में की, तो मेरे व्यंग बहुत जगह छपते थे। जी एक कांटे की बात में भी कांटे बहुत की बार बात छपा, आपका, उसमें जी भी छपता था। नवभारत नवभारत के अंदर, टाइम्स हाँ में एक जी, कॉलम आता था हाँ, कांटे की उसमें भी बात। कई बार जी छपा। तो उन व्यंग सबको जोड़ करके एक व्यंग संग्रह पहला आया था, ज्येष्ठ में बसंत, ज्येष्ठ गर्मी का एक महीना जी होता है, उसमें बसंत की बात की गई थी। हम्म, तो अभी भी मेरा मूल स्वभाव व्यंग्यकार है। जी मेरी बातचीत की शैली में जब मैं बिल्कुल मुक्त होकर के बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं व्यंग का प्रभाव उसमें दिखाई देता जी है। और बाद में जब पत्रिका के साथ जुड़ने का अवसर मिला तो फिर वहाँ जो मूल स्वभाव को छोड़ करके जो मांग थी उसके अनुसार लिखना पड़ता था। जी अभी भी देश के कई समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हूँ जहाँ मेरे नियमित कॉलम प्रकाशित होते हैं। जी अनेक बार उनकी तरफ से किसी विषय विशेष पर लिखने की बात होती है तो उस पर लिखना पड़ता है, लेकिन वो व्यंग्यकार और जो कहानीकार मन है वो कभी कभी आ जाता, जाग जाता असंतुलित है। महसूस करता है, अशांत महसूस करता अच्छा, है। वो मानता है कि उसको तो तुमने पीछे धकेल पीछे दिया। धकेल दिया, वो तो जी आपके जी, अंदर बसा हुआ अंतःकरण है। में है। जी जी तो मेरी कहानी संग्रह भी मेरे 3 हैं। जी एक कहानी संग्रह है फटाकोट, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बिल्कुल बताऊंगा कि उदयपुर रेलवे स्टेशन पर मैं एक दिन पहुंचा। मैं उधर गुजरात से आया था, वहाँ आ गया, और गाड़ी मेरी शायद 5:30 बजे थी और मैं 3 बजे पहुंच गया। तो प्लेटफार्म पर बैठ गया, मैंने देखा कि उस प्लेटफार्म पर बहुत से विकलांग लोग चल फिर रहे हैं।
बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। मालूम हुआ कि वहाँ एक बड़ी संस्था है, नारायण सेवा संस्थान, जो विकलांगों के लिए काम करती है, उनको अंग प्रोवाइड कराती है। तो जब भी कोई गाड़ी आती है तो वो नारायण सेवा संस्थान वाले लोग वहाँ आ जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ वैन लेकर के, उन सबको ले जाते हैं, उनकी फ्री में सेवा करते हैं, भोजन उनको, उनके अंग बना करके, उनका अभ्यास करा के, लौटने की टिकट भोजन भी देते हैं, छोड़ के जाते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका जी। अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसी सेवा भावना को। एक व्यक्ति बार बार इधर उधर हो रहा था और बाद में वो मेरे साथ बेंच पर आकर बैठ गया। एक ही टांग थी, नकली लगी हुई थी। थोड़ी बातचीत शुरू हुई, 2 घंटे बाकी थे। उसने अपनी कहानी सुनाई। मैंने धीरे धीरे पूछा क्या हो गया, कैसे हुआ। उसने जो कहानी सुनाई, सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत कष्ट हुआ। फिर उस कहानी को मैंने फटा कोट नाम से एक कहानी लिखी। सारी वो नहीं, उसमें कुछ कल्पना भी जी। दी। उनकी मूल बात उनकी थी, जी। जो उनसे सुना मैंने। वो एक कहानी संग्रह है जिसका नाम ही फटा कोट है। जी। हिंदी में भी उसको काफ़ी पसंद किया गया। गुजरात साहित्य अकादमी ने उसका अनुवाद कराया, वहाँ की एक प्रोफेसर मीना ने उसको, पटेल, मन्नी बहन पटेल या ऐसे कुछ नाम है, उसने उनका गुजराती अनुवाद किया। गुजरात साहित्य अकादमी से कई बार प्रकाशित हुई, कन्नड़ में और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ उसका। तो कहानी, सारी कहानियाँ मेरी परिवेश से ली गई हैं, एक भी कल्पना वाली नहीं है। कहीं ना कहीं जो परिस्थितियों को देखा, उनके साथ जो संवेदात्मक जुड़ाव अनुभव किया, उसी को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की कहानियों में। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में आपकी रचनाएं, आप वहाँ पे जाते भी हैं विभिन्न चर्चाओं में, तो उसमें एक आपके जो अनुभव रहे वो कैसे रहे, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। आकाशवाणी दूरदर्शन में अनेक बार जाने का अवसर मिलता था। एक तो शैक्षिक चैनल है दूरदर्शन का, DD4 का व्यास जी। चैनल, उसमें बड़े लंबे समय तक जुड़ाव रहा। शैक्षिक विषय वो मुझे बता दिए जाते थे, इस विषय पर आपको बोलना है, तो उसमें जाने का अनुभव रहता था। कई बार दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर भी जाने का अवसर मिला। अब कुछ वर्षों से, खास तौर से कोरोना के काल के बाद से, उतनी सक्रियता नहीं रही है। कोरोना का प्रभाव, कुछ आयु का प्रभाव, कुछ परिस्थितियों का प्रभाव, और फिर कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि इससे पहले कि आपको उस स्थान से हटाया जाए, आप स्वयं युवा वर्ग के लिए स्थान को खाली करो। और लोगों को, अभी भी कई बार कई लोग मुझे याद करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप किसी युवा को लो इस विषय पर चर्चा के लिए। अभी 3-4 दिन पहले भी एक कार्यक्रम था, जी। तो उन्होंने वक्ताओं में मेरा भी नाम लिख दिया। मैंने कहा मेरा नहीं लिख, इसको अभी मुझे दिखाया कार्ड कि ये छपवा रहे हैं, मैंने कहा मेरा हटा दो, किसी और का लिखो, मैं आऊँगा जरूर। युवाओं को प्रोत्साहित करो। राष्ट्र किंकर समाचार पत्र निकालने का क्या प्रमुख उद्देश्य रहा? बहुत से पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख प्रकाशित होते थे, वर्षों से होते थे, युवावस्था से ही होते थे। हमारे क्षेत्र में हमारे एक मित्र थे, जिसको एशिया का सबसे बड़ा गांव कहते हैं, गहमर, मूलतः गहमर के रहने वाले थे। वो अपने नाम के साथ भी गहमर लगाते थे, DC गहमरी। वो भी एक पत्रिका निकालते थे, अखबार निकालते थे साप्ताहिक, और हर सप्ताह मेरा एक लेख छपता था, वो आते रहते थे देने के लिए। उसके पिछले पृष्ठ पर अर्धनग्न चित्र छपते थे। मैं उनको बोलता था ये नहीं होना चाहिए, अखबार घरों में भी जाता है, अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि आज की स्थिति तो यही है कि टीवी से लेकर के और मोबाइल हमारे हाथ में है, उसमें सब कुछ है जी। अब तो किसको रोकें। लेकिन फिर भी उस समय हाँ, एक तो मैं उनको लगता बोलता था। था, वो गहमरी जी मेरी बात मान जाते थे। 4-5 सप्ताह, और 5 सप्ताह के बाद फिर वही मैं फिर कहता था, वो फिर मान जाते थे। ये बरसों चलता रहा। एक दिन पता नहीं वो किसी गुस्से में थे, जो ही मैंने कहा गहमरी जी ये तो ना लगाया करो, वो गुस्से में भड़क गए मेरे पर। उन्होंने बोला इसके बिना चलता ही नहीं है, अच्छा। ये तो बहुत जरूरी है, ये बातें करना बहुत आसान है। मॉरल विषयों पर, संस्कृति की, राष्ट्र की बात करके कोई पत्र नहीं छपता। मैं चुनौती देता हूं,
आप 3 महीने कोई अखबार निकाल के दिखा दो। अच्छा, मैंने कहा गहमरी जी आपने गलत आदमी को चुनौती दे दी, हालांकि पंगा मेरा तो गलत ले सपने लिया। में भी विचार नहीं था, लेकिन करेंगे। मैं उसका अप्लाई किया, हमारे को मैंने कई नाम दिए थे, ये राष्ट्र किनकर उसके 2 नंबर पर था, इससे पहले कुछ और था, वो उन्होंने कहा पहले से एग्जिस्टिंग है, ये हमें मिल गया। हमने इसको आरंभ कर दिया 2000 में। जी, उसके बाद इसमें रम गए, 3 महीने बीत गए। गहमरी जी को मैंने बोला, एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा मैं बंद कर रहा हूँ, आज मेरा इस बार अंतिम। मैंने कहा जी नहीं, आपको बंद नहीं करना, लेकिन मुझे बताओ कि इस 3 महीने में मेरे पूरे हो गए आपकी चुनौती के, अब क्या करूं, बंद कर दूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जरूर जारी रखिए। इसलिए जब भी हमारा समाचार पत्र का स्थापना दिवस होता था, मैं बहुत श्रद्धा से उन गहमरी जी को याद करता था। जी। इसका श्रेय मैं श्रेय उन्हीं हमेशा को से उन्हीं को देता हूँ। उन्हीं को। उन्होंने अगर चुनौती प्रस्तुत ना की होती तो शायद ये इसकी हाँ, जरूरत भी नहीं आज थी। राष्ट्र किंकर जी, समाचार पत्र हमारे बीच ना मैं होता। और आप उसका विशेषांक भी जी वर्ष में 2 प्रकाशित बार। करते हैं। जी, जी, मैं आपको एक और बताऊं कि हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके जो मुखिया थे मेरे बहुत निकटता रही, जी, यदा कदा मिलना होता था। उन्होंने एक दिन कहा कि 8 पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, आप यहीं रहो, वहां भी अकेले रहते हो, यहाँ रहो, इनको सब संभालो। मैंने उन्हें पूछा कि राष्ट्र किनकर का बंद कर दूं? बिल्कुल नहीं, इन 8 से वो भारी है, उसको बंद नहीं करना, उसको किसी युवा को तैयार करो और उसको सौंप दो। मैंने उन्हें कहा आपके पास रिसोर्सेज हैं, संस्था बहुत बड़ी है, बड़े बड़े लोग उनके अनुयायी हैं, वो इन 8 पत्रिकाओं के लिए किसी को तैयार नहीं कर पाई, तो मैं साधनहीन कहाँ से कर सकता हूँ? सही बात ये है। ये तो हमारे से मांगता है, जो बिल्कुल। मैं इधर उधर से कमा के लाता हूँ वो भी इसी को भेंट करना पड़ता है। हर सप्ताह कागज चाहिए, छपाई के पैसे चाहिए, जो कंप्यूटर वाला था लड़का आता था ऑपरेटर, उसके लिए चाहिए। बाद में परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुझे खुद सीखना पड़ा, मैं खुद अखबार को तैयार कर देता था, टाइपिंग, कंप्यूटर का जो सब काम अभी मैं कर लेता हूँ। फिर तो बाद में खैर ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया कि आप बोलें तो टाइप हो जाता है, जी, उसकी बाद में करेक्शन कर दी जाती है। तो बहुत उतार चढ़ाव रहे, लेकिन दूसरे समाचार पत्रों में छपने का जो सिलसिला था, बड़े बड़े अखबारों में, बल्कि मैं खास तौर से उल्लेख करूंगा हैदराबाद से छपता एक मिलाप, जी, उस पूरे दक्षिण भारत में बहुत चलता है, उसमें नियमित रूप से मेरे अभी भी लेख प्रकाशित होते हैं। पंजाब के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित होते हैं, ऐसे बहुत से हैं। गुरमुखी भी आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन लेखन नहीं रहा। उसका कारण ये है कि जिस परिवेश में हम पले पड़े बड़े हुए, जी, यहाँ धीरे धीरे, क्योंकि पहले पंजाब था जी, तो जो पंजाबी माध्यम से, गुरमुखी का माध्यम से रहती थी, लेकिन जब हरियाणा बन गया तो फिर वो हिंदी माध्यम हो हिंदी। गया और वो पंजाब उधर हो गया। लेकिन गुरमुखी में पढ़ना जानता हूँ, समझता हूँ। मेरे कई लेख गुरमुखी में भी प्रकाशित हुए हैं। विशेष रूप से एक मेरी कविता है छिपकली, वो 18 भाषाओं में अनुवादित होकर छपी। वो बहुत से लोगों ने मुझे भेजी तो मुझे पता लगा कि 18 में वो अनुवादित हुई है, क्या बात लोगों ने उसको छापा है। 14 भाषाएं आप जानते हैं, हाँ जी। 18 देशों की आपने यात्रा की है, आपको यात्राओं का भी बड़ा एक शौक है। कई सफ़र मैंने आपके साथ भी किए भारत में, तो कुछ उसके संस्मरण हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। वैसे तो माने तो ये जीवन भी एक यात्रा ही है। जी, इस रंगमंच पर हम अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। पहली विदेश यात्रा आपने कौन से हाँ, देश की? पहली विदेश यात्रा मैं इससे पहले भी एक जानकारी दूं इस यात्रा से। जी, विभाजन से पहले हमारा जो परिवार सियालकोट से था, हमारा परिवार बहुत समृद्ध था। मेरे पिता उस काल में पढ़ने के लिए विदेश गए थे अच्छा, और बाद में वही परिवार ने कहा मैं बेटा जिसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, जिसके पास किताबें नहीं थी, जी, वही रहा। तो वो परिस्थितियों को देखा, तो मेरे पिता वहां गए, वहां पढ़े 3 साल। 3 साल बाद जब लौट कर आए तो उन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो गया। अच्छा, तो मेरी दादी बहुत दुखी होती थी कि हमारा लड़का बिगड़ गया, वो खाने पीने लगे, माने अच्छा, उस रंग में हो गए। जी, हमारे परिवार में ये सब चलता नहीं जी, था।
वो बहुत दुखी होती थी और बार बार कहती थी अब किसी बच्चे को विदेश नहीं भेजेंगे, अब नहीं भेजेंगे, अब नहीं भेजेंगे। जब तक दादी जिंदा रही कोई विदेश नहीं गया। लेकिन मेरी माँ कभी कभी मुझे कहती थी बेटा तुम विदेश जरूर जाना, अच्छा। तुम देख कर आना कि तुम्हारा बाप कहाँ किस स्कूल में पढ़ा था, अच्छा, किस कॉलेज में पढ़ा था। तो ये मतलब ये जो वार्ता होती थी संजीदगी से, मतलब गंभीरता से होती हाँ, थी या? गंभीरता से होती थी। अच्छा। मैं बाहर बहुत ज़्यादा खेलने का इधर उधर जा बचपन से बहुत शौकीन नहीं था। मैं माँ, मेरा स्कूल दोपहर का था और बाकी सब बहन भाइयों का सुबह था, तो मैं दोपहर तक माँ के साथ ही रहता था, जी। माँ और दादी के साथ। फिर स्कूल के बाद फिर शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ खेलना आदि। हम्म, तो माँ के कामों में भी सहयोग करता, बड़ा परिवार था तो जी। गाय भैंस भी होती थी उस काल में, कई तरह के काम होते थे। बिल्कुल। तो माँ से बात करते करते विशेष रूप से सुबह सुबह मेरी माँ जब दही बिलोने के लिए 4 बजे जगती थी तो मैं भी जग जाता था। सब सो रहे घर के, हम दोनों जगे हुए हैं, मैं भी कला मुझे दो, मैं भी करूँगा। और मैं रात को एक रोटी छिपा के रख देता था। शायद आपको अनुभव होगा, उस बासी रोटी पर जो ताज़ा मक्खन मैंने रख के खाया खाने का जो है। अनुभव जी। है वो शब्दातीत है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती मैंने आज अपने बड़े से दादी बड़े। के हाथ का और जी नानी के हाथ का, वो जी उसको घी लोनी बोलते हैं हाँ हमारे यहाँ, जी हाँ जी जी और बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत जी। तो बहुत मैं तो बढ़िया। रोज ही, मेरा काम था, मेरी माँ बिलोती थी और सबसे पहले, और मैं जब जो ही वो मक्खन निकाल लिया तो मैं वो रोटी लाता था जहाँ छिपा के रखता था, ये मुझे इसमें दो। वो कभी कभी गुस्सा भी करती थी, क्यों छिपा के रखता है ये, अच्छा। ताज़ी अभी मिलेगी। ताज़ी नहीं, बासी था। बासी। जब ताज़ी तो अभी थोड़ी देर में मिलेगी, फिर उस ताज़ी पर भी मिलेगा मक्खन। जी। तो माँ के साथ ऐसा लगाव, अटैचमेंट रहा। जी। लेकिन माँ मुझे कहती थी कि तुमको विदेश जरूर जाना है। एक संयोग बना विदेश जाने का, मास्को जा रहा था मैं। अच्छा। मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई थी। मैं पालम एयरपोर्ट पर रात के 2 बजे जहाज में बैठा। जहाज जो ही चलने लगा मैंने बाहर झांक के देखा, अंधेरे में मुझे मेरी माँ दिखाई दी और उसने बोला कि बेटा ऐसा मत करना जैसे तुम्हारे पिता ने किया। तो मेरी माँ कहती थी, मुझे बहुत संतोष हुआ कि मैंने वहाँ जा कर के कुछ ऐसा काम नहीं किया। हाँ, मैं जब इंग्लैंड में भी गया तो मैंने उस कॉलेज को भी देखा जहाँ मेरे पिता पढ़ते थे। दुनिया के और देशों में भी गया, मैं भुने हुए चने लेकर गया, पर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई जो मैंने माँ को जो वचन दिया था उसके विरुद्ध जा सकूं। क्या? तो बहुत सी यात्राएं हुई, बहुत से कष्ट हुए यात्रा में। तो विशेष रूप से सत्य तो यह है कि कष्ट स्वाभाविक है। हमारे यहाँ भारत की एक कहावत है, कलेश विशेष कले विदेशन को, तो नरेशन को भी, राजा भी जो है वो भी अगर विदेश में जाएगा उसको भी तो कुछ ना कुछ कुछ कष्ट न कष्ट होंगे। होता है। तो ये सब चीज़ें यात्राओं में होती हैं, लेकिन हमने उन कष्टों में भी आनंद लिया। विशेष रूप से एक नॉर्थ ईस्ट की यात्रा की बात करूंगा। वहाँ तो सारा ही मांसाहारी है और हर घर में नॉर्थ ईस्ट के आप पिछवाड़े में झांक के देखो तो गाय भी बंधी, बछड़ा भी बंधा हुआ है और सुअर भी बंधा हुआ है। आम बात है, दोनों चीज़ें खाते हैं। वहाँ कैसे खाना खा लें? मैं और हमारे एक मित्र गए वहाँ 15 दिन। अच्छा। कैसे हमने बिताए, बड़ी मुश्किल भरे दिन रहे होंगे। उनका तो पानी पीने में भी हमको बड़ी आश्चर्य होता था। बिल्कुल। हालांकि वो खाते, मुझे मुझे उनकी आस्था पर कुछ नहीं कहना, लेकिन एक वो उनकी अंतर्मन आस्था, होता है, उस लेकिन चूंकि हमारे अंतरात्मा परिवार में इसको हमारी स्वीकार नहीं अंतरात्मा करती। नहीं करी, जी। जो इसको खाते हैं वो ठीक है। बिल्कुल। तो उन 15 दिनों में जब वो हमारे चने घटने शुरू हो गए तब चिंता हुई, हमने फिर घटा दिए, पानी ज़्यादा पीते थे। अच्छा। फिर उसके बाद जब गुवाहाटी आए तो वहाँ जो पलटन बाजार के सामने एक बड़ा प्रसिद्ध हलवाई है, वहाँ जाके गाजर का हलवा खाया। वहाँ जा कर के हमने चीज़ें खाई कि 15 दिन तो हमने फिर बहुत व्यंजन कष्ट। खाए आपने हाँ जी, वहाँ? तो वो देखा। तो यात्राओं में कष्ट भी होता है, फिर उनकी आदत बन गई। एक यात्रा का मैं उल्लेख करूं तो शायद ऐसा अनुभव शायद ही बहुत कम लोगों को होगा। जी। मैं अमृतसर से दिल्ली लौटना था। अमृतसर में भी हमारे परिवार के बहुत से लोग हैं, जम्मू कश्मीर में भी बॉर्डर पर के गांव में हमारे जी। चाचा जी रहते थे। तो मैं अमृतसर से आ रहा था, वो दौर आतंकवाद का था। अमृतसर से लंबा पैदल चलकर एक जगह बस मिली,
फिर वो टुकड़ों 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 करके पटियाला पहुँचे, वहाँ रात को रुके, अगले दिन सुबह सुबह वहाँ से निकल के किसी तरह से हम करनाल पहुँच गए। और अगले दिन, चूँकि मैं बहुत दिनों तक, आप जानते होंगे, मैं शिक्षक भी रहा जी बिल्कुल। और स्कूल का भी दायित्व मेरे पास था। अगले दिन स्कूल खुलना था, पता लगा हड़ताल है, बस कोई आने को तैयार नहीं, गाड़ियाँ सारी बंद, बुरी हालत। तो चाबियाँ मेरे पास, सुबह स्कूल खुलना, स्कूल खुलना है। क्या करें। किसी ने बताया एक मालगाड़ी अभी जाने वाली है। एक पुलिस के कांस्टेबल भी घूम रहा था करनाल स्टेशन पर। उसने कहा मैं तो यहाँ सम्मन तालीम कराने आया था, सुबह मुझे तो कोर्ट में पेश होना है, मुझे तो जाना ही है। मैंने कहा ये व्यक्ति मेरे साथ काम देगा। का है ये। उसने मालगाड़ी वाले से बात की। मालगाड़ी वाले ने बोला कि वो पीछे जो गार्ड का डिब्बा है उसमें तुम लोग आ जाओ, ये गाजियाबाद जाने वाली है दिल्ली से हो करके, लेकिन ये रुकेगी नहीं, स्लो करवा दूंगा मैं, अच्छा, तुम फटाफट उतर जाओ। कौन से स्टेशन पे? वो स्टेशन पे भी नहीं, अच्छा, किसी राणा हॉल्ट प्रताप पे? के पास, अच्छा। बाग के पास ही एक जगह स्लो हुई और हम दोनों उतरे और आसपास एकदम लोगों ने घेर लिया। पता लगा वहाँ जुगी जुगी के ऐसे लोग जो हैं लूटपाट भी करते हैं। अच्छा। उन लूटपाट के इरादे से वो नज़दीक आए तो वर्दी में था, तो बच गए उस रात को भी। लेकिन वो जो उस गार्ड के डिब्बे की यात्रा जो है, जी। मैं बहुत हैरान हुआ कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद था। उसने बोला ये होता है ताकि हम किसी को न बिठा सके, बच के बैठना। वो बार बार अच्छा। चलते तो हिलता था, तो वो जो दरवाजे का जो हैंडल था उसको पकड़ के बैठे हुए थे कि जरा सा झटका लगा तो इसमें गए नीचे। इसलिए ये भी एक अनुभव हुआ एक अनुभव। मुझे। तरह तरह की सभी जल थल वायु सब में सफ़र करने का जी। अवसर मिला। डॉक्टर बालेश्वरी रेड्डी जो चंदा जी। मामा के 28 साल तक संपादक रहे, उनके साथ हमने यूरोप के देशों की यात्रा की। हम ओस्लो से डेनमार्क जा रहे थे समुद्री जहाज पर। 13वीं मंजिल पर डॉक्टर हरविंदर सिंह बेदी जो अभी हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, जी। हम तीनों लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ भी कवि सम्मेलन हो जाए कि कविता। अच्छा। तो सबने वहाँ उस 13वीं मंजिल पर उस गहराते समुद्र में इतनी ठंड के अंदर एक एक कविता कही। क्या तो बात। ऐसे अनेक अनुभव हुए और मैं इन सब का श्रेय साहित्य को, भाषा को, विशेष रूप से हिंदी के प्रति जो मेरा जी। अनुराग है उसकी सेवा का प्रतिफल मानता हूँ। नहीं तो मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सका, जो मुझे परिवार भी जिसको छोड़ना पड़ा, जिसने जीवन की राह अपनी खुद बनाई, जिसने परिवार से कुछ भी नहीं लिया, उसको ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ये उस साहित्य की सेवा का प्रतिफल है, सभी मित्रों की शुभकामनाओं का है। और आपका चैनल भी इस तरह से जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ, मैं उनके लिए भी, जो देखने सुनने वाले हैं, उन युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी चुनौती से घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है, जी। राह निकलेगी हर एक में। आपने शादी नहीं की, उसका प्रमुख कारण? किसी ने पसंद ही नहीं किया हमको, इस किसी ने लायक ही नहीं, इस लायक ही नहीं समझा। आपने किसी को पसंद किया हो? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि एक पाकिस्तान की एक लेखिका थी, एक यूरोप के कार्यक्रम में गए, तो उसने मुझे पूछा कि आपने किसी से मोहब्बत की है? हाँ, बहुत लोगों से की। मैं तो पैदाइशी ही मोहब्बत करने लगा था। किससे की? कहा जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होते अपनी माँ से मोहब्बत की, अपने फिर बड़े हुआ तो बहन भाइयों से की, अपने बहुत से दोस्तों से की, फिर मुझे इस अपनी मादरे वतन से मोहब्बत है, जी। मुझे अपनी तहजीब से मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत से भी मोहब्बत है। क्या बात। लेकिन उस मोहब्बत तक मैं पहुंचने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। उसके आपके चेहरे में कुछ चमक हो, आपके पास धन साधन हो। मैं तो फक्कड़ आदमी, आज भी मेरा स्वरूप आप देख रहे हो। मेरे पास 2 कुर्ते पजामे हैं, मेरे पास तो अगर कोई आएगा तो वहाँ कुछ किताबें रखी हैं, शायद प्लेटें कप ना हो, वहाँ पर कुछ किताबें रखी हैं। तो उससे मोहब्बत कौन करेगा? मोहब्बत तो आज का ज़माना संसाधनों से होती है। और मुझे लगा कि मोहब्बत इनसे करनी चाहिए। ज़िंदगी में जो सब आए हैं, हालांकि मैंने परिवारों को भी देखा बहुत निकट से, मैंने देखा कि वहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं है। मुझे सब लोगों ने डराया, अकेले रहोगे सारा जीवन, बूढ़े हो जाओगे तो कौन करेगा। तो मैंने कई बार उनको बोला कि तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे को कौन पूछता है, तुम भी तो कमरे में बंद पड़े हो। कभी ऐसा आपको आभास हुआ या ऐसा मतलब लगा अनुभव कि अनुभूति हुई कि भाई मैं भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर हूँ?
शादी उन्होंने भी की, मैंने भी नहीं की, नहीं, कभी मैं भी हूँ, कभी वो भी है। एक एक गुण मिल जाए, अगर किसी का नाखून बड़ा है तो वो कहे जी मैं भी 30 मार खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अच्छा, सिर्फ नाखून ही बड़ा है नहीं मेरा। कई तो सिमिलरिटी, कई बराबरी है, नहीं, कई ऐसे। हालांकि आपने अटल जी का नाम लिया, जी, अटल जी से मेरा बड़ा निकटता रही। जी, आपको आश्चर्य होगा कि जब वो केवल सांसद थे, उनके हाथ की बनी हुई खिचड़ी भी खाई है मैंने। अच्छा, वो अकेले जब रहते थे, और ऐसा दौर भी आया कि उन्होंने कुत्ते 2 पाले हुए थे। वो सुबह 2 कुत्ते हाथ में पकड़ के वो इंडिया गेट में उनको सैर कराने जाते थे। और उस ज़माने में हमें भी शौक था, साइकिल से यहाँ वहाँ पहुँच जाते थे। एक दिन वो सैर कराते हुए 2 कुत्ते लेकर के पैंट और ये टी शर्ट नुमा पहनकर सुबह सैर करते थे। वैसे तो कुर्ता धोती पहनते जी, थे। तो मैंने कहा कि कुत्तों को घुमा रहे हो? अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, कुत्ते घुमा रहे हैं, देखो ये आगे चल रहे हैं, मैं ओह! पीछे हूँ। तो क्या अच्छा जवाब दिया एक और उन्होंने। चीज़ उनकी बड़ी पता नहीं ये संयोग है हमारे दोनों की मिलती है। जी, उनको आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था, तरह तरह की आइसक्रीमों की चर्चा करते थे। मुझे भी बचपन से बड़ा शौक था। चूँकि मैं शिक्षा में रहा, शिक्षक रहा, बहुत सारे मेरे छात्र रहे। एक बार की बात है, ये रिंग रोड के ऊपर एक क्वालिटी आइसक्रीम दिल्ली की बड़ी जानी मानी जी, क्वाल थी, लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया हुँ, में, हुँ, मेन रोड के ऊपर ही। बिल्कुल, उधर से निकल रहे थे तो एक बच्चे ने रोक लिया, अरे सर सर रुको रुको रुको। स्कूटर से जा रहे थे, हुँ, रुक गए। का पहचाना? मैंने कहा नहीं। क्या आपके पास पढ़ता था आपका स्टूडेंट? मैं इसका मैनेजर हूँ क्वालिटी का। अरे वाह! अरे आइए आइए, चलिए चलिए। वो अंदर ले गए। तो उन्होंने पहले तो हमें कई तरह की आइसक्रीम खिलाई। मुझे आइसक्रीमों के बहुत से नाम मालूम थे। मैं फ्रांस में भी गया तो वो कसाटा भारत में नहीं आता था, वहाँ अच्छा, आता था। वहाँ खाया। तो मैंने उसको पूछा, उसने कहा हाँ यहाँ भी शुरू हो गया। अच्छा, वो 4-6 तो आइसक्रीम उन्होंने खिलाई। हुँ, उसके बाद मैंने कहा आपकी फैक्ट्री देखते हैं। हुँ, तो फैक्ट्री देखने के बाद आइसक्रीम खाने का मेरा शौक समाप्त हो गया। उस दिन के अच्छा, बाद मैं आइसक्रीम नहीं खाता। ओए होए! देखनी नहीं चाहिए थी आपको। हाँ, उस दिन के बाद मैंने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। वहीं पास में ब्रिटानिया भी है। हाँ, ब्रिटानिया अंदर थी। ब्रिटानिया अंदर जाके थी, ये जी, रिंग रोड पर थी। जी, ब्रिटानिया जी, कोने पर, और आगे मॉडर्न ब्रेड एक जी, आती थी। मॉडर्न, तो वो तो समाप्त हो गई, वो तो जी, सरकारी थी। हाँ, तो ऐसा बहुत कुछ कई मेरे पुराने छात्र मिलते हैं। अभी एक दिन एक किसी कार्यक्रम में गया तो एक लड़का सामने आया, मुझे प्रणाम किया, और एक बच्चा युवा था लगभग 15-16 साल का, उसको बोला गुरुजी को प्रणाम करो। उसको बच्चे को बता रहा है कि ये मुझे पढ़ाया इन्होंने, मुझे बहुत पीटते थे। मैंने तो पहचाना भी नहीं उसको। फिर उसने बताया बाद में, उसने बताया कि दिल्ली के एक कॉलेज के अंदर वो फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर है। और जब उसने कहा कि आपका बड़ा जो अनुशासन प्रिय स्वभाव था, उस समय बड़ा ख़राब लगता था, लेकिन बाद में मुझे बहुत लाभ हुआ। हमारा परिवार बहुत छोटा सा था, आपने मेरी बड़ी मदद की थी उस समय, मैं उस वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे ये सुनकर संतोष होता था जी, कि शायद मैं कुछ कर सका। ऐसे बहुत से समय समय पर बहुत से छात्र मिलते हैं। और जहाँ तक हम लोग भाषा और साहित्य की बात भी कर रहे हैं, तो इस भाषा साहित्य के माध्यम से भी बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला। इस मुझे भारत के प्रधानमंत्री जी से भी, यूँ तो उनके साथ जो जी, वर्तमान हैं उनके साथ पूर्व में भी व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में चूँकि मेरे पास मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद से भी जुड़ा हूँ। जी, तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की। दिनकर जी के लेकर एक कार्यक्रम हमने करना था, तो उस समय मुलाकात हुई। ऐसी अनेक बार प्रधानमंत्री के रूप जी, में 3 उसमें बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए भी जी थे आए उस भी थे। पे, विज्ञान भवन में बड़ा रामधारी कार्यक्रम, दिनकर जी हाँ के उस जी, पे कार्यक्रम बहुत हुआ बड़ा था। कार्यक्रम हुआ था। और माननीय राष्ट्रपति जी जो आपने अभी कई कार्यक्रमों के संचालन किए हैं इनकी मौजूदगी में, कुछ उनके अनुभव हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे राष्ट्रपति जी के आप बता रहे थे। हाँ जी, तो एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी के मुझे संचालन करने का अवसर मिला। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। मैं अगर दुनिया का सबसे कम ज्ञान वाला कोई व्यक्ति होगा, शून्य के निकट होगा, तो मैं वो हूँ। ये आपका लेकिन बड़प्पन है। उन्होंने उस कार्यक्रम के संचालन को लेकर के जी, कुछ ऐसा उनको अच्छा लगा। और जब वो उठकर जा रहे थे राष्ट्रगान के बाद, मैं जहाँ खड़ा था, वो मेरी आकर पीठ पे उन्होंने हाथ रखा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुझे लगा। आपकी एक मेरी किताब का जिक्र किया कि मुझे मालूम है आपकी वो किताब भी आई हुई है, वो किताब मुझे चाहिए, कहाँ से मिलेगी?
वो संयोग से मेरे पास ही सामने रखी थी। कौन सी मैंने वो किताब थी? वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर लिखी अच्छा, थी। मेरा दीनदयाल जी के साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला, जी, उनका थैला उठाने का भी अवसर मिला। उनके कई संस्मरण थे, जी। मैंने उन्हें वो किताब भेंट की। उन्होंने उसको बहुत श्रद्धा से लिया और अर्ध झुक करके उन्होंने उस पुस्तक को स्वीकार किया। मुझे लगा कि ये मेरा नहीं, ये उस साहित्य और संस्कृति का सम्मान है जिसके साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला, जो मुझे सब लोगों का प्यार मिला। और भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति जी ने उस मुझे मेरा नहीं, उस साहित्य और संस्कृति का सम्मान किया। और यूं एक और भी मुझे याद आया कि हमारे कुछ मित्रों ने कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के एक संयुक्त पुस्तक निकाली। जी। उन्होंने जो उसको लेकर के जो रचनाएं थी, मुझे भी उन्होंने कहा, हालांकि चूंकि आपका एक समय दोहा बहुत मशहूर है जी भ्रूण जी हत्या पे, जी मैं जी चाहूँगा आप अपनी ही जी जी वाणी मैं में बताइए तो दर्शकों को। जी, मुझे भी उन्होंने बार बार कहा आप भी कुछ भ्रूण हत्या पर लिखो, जी, तो मैंने कुछ दोहे लिख कर दिए। तो उन्होंने उनमें से एक दोहा उस पुस्तिका के ऊपर जी। मुख पृष्ठ पर प्रकाशित कर दिया और उसका लोकार्पण उस समय की माननीय राष्ट्रपति महोदया जो पाटिल जी थी, उन्होंने उसका लोकार्पण राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में किया। अच्छा, मैं तो उस समय वहाँ मौजूद नहीं था किसी कारण से। जी, लोगों ने मुझे बताया कि वो पुस्तक पहले पहुंचा दी जाती है, शायद जी। उन्होंने पढ़ा था और राष्ट्रपति महोदया ने भी उस दोहे को पढ़ करके उसकी बात की। वो दोहा था कि दुनिया में हमसे बड़ा ढोंगी होगा कौन, कन्या पूजन खूब करें पर भ्रूण हत्या पर मौन। क्या? तो राष्ट्रपति महोदया ने उसको पढ़ा और उसकी बात की कि हमें इस से बाहर निकलना चाहिए। तो मुझे मेरे मित्रों ने बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मुझे देखने का अवसर मिला। तो ये मुझे लगा कि जो जो शौक मुझे जी, लगा, हालांकि मेरे परिवार के मेरे में निकट लोग तो इसको ऐप बोलते ही बुराई है, तुम समय खराब कर रहे हो इसके लिए, अच्छा, तुम अपनी रिसोर्सेज भी बर्बाद करते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतने से ऐप हैं, तुम क्या क्या करते हो, उस पर समय भी लगाते हो, धन भी लगाते हो। ये मेरा ऐप तो फ्री वाला है, इसमें तो मेरा कुछ लगता नहीं है, समय ही लगता है। लेकिन वो अपने ऐप को तुम छिपाते हो, मेरे वाले ऐप को मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है। जी। मैं फक्र से सर उठाकर कहता बिल्कुल, हूँ कि मुझे इससे जुड़ना। तो मैंने ये महसूस किया कि शायद मेरे उस जिसको जमाना ऐब मानता है हुँ। उसका सम्मान है, उसका अभिषेक है। आप संघ से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ एक भारत की बल्कि विश्व की बहुत बड़ी संस्था है और पहचानी जाती है अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से। इससे जुड़ने की वजह या इस संघ ने भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत किया है और कर रही है। कुछ ऐसे प्रसंग, कुछ ऐसे संस्मरण जो आप रखना चाहें? मैं बचपन से ही, मैं 6 वर्ष का था, स्कूल जाता था। तो हमारे स्कूल में जो शिक्षक थे शास्त्री जी, वो शाम को स्कूल के बाद कहते थे आओ खेलें। तो खेलते खेलते हमें पता नहीं लगा, तो वो हम लोग खेलते थे। कई वर्षों बाद पता लगा वो शाखा है। जी, बड़े होने पर मैंने महसूस किया कि जो आज भी मैं महसूस करता हूँ कि समाज के कुछ वर्ग अपने निजी कारणों से या उसके बारे में जानकारी ना होने के कारण से कुछ प्रकार के भ्रामक प्रचार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे संघ में मैंने आज तक ये अनुभव, मेरा जो अनुभव है, कभी किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। जी। संघ के अंदर एक सहभोज की प्रथा है, अच्छा, शायद आपको बड़ा आश्चर्य होगा उस सहभोज को ले। सब लोग अपने अपने घर से भोजन लाएंगे, सब्जी भी लाएंगे, दाल बनेगी, रोटी लाएंगे, जी, सबकी रोटियां इकट्ठी करके बीच में रख दी जाती हैं अच्छा, और अपनी अपनी दाल सब्जी अपने आगे रखनी है। एक सर्कल बना के, वृत्त बना कर बैठ गए। जी, आपकी वाली सब्जी एक बार ले ली, उसके बाद आगे बढ़ानी है, आगे बढ़ानी है, इधर वाले की आपके आगे आएगी। हुँ, सब लोगों की सब्जी आपको खानी है। जी, भोजन करते समय ध्यान रखना है कि ये हाथ उसमें तो जाए लेकिन होठों से टच ना हो, जी, ताकि किसी को जूठा ना रहे। झूठा, जी, सब लोग, वो किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, अमीर हैं कि गरीब है, हुँ, इससे कोई मतलब नहीं। सबकी वो रोटी एक एक करके सामने से उठानी, अपनी नहीं, जो हाथ में आ रही है। कहां पर भेदभाव है? इस राष्ट्र को इसी समरसता की तो आवश्यकता है। गांधी जी यहीं जी, दिल्ली के अंदर बिरला मंदिर के पीछे कॉलोनी थी, वहां पर एक कार्यक्रम में आए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग भी सेवा दल वाले करते हैं, लेकिन वो तो अपना अपना खाते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता समरसता को लेकर के।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों ने अपने अपने कारणों से उन पर आरोप लगाए। जी। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्र की बात करना, समरसता की, समाज की बात करना कुछ लोगों को बुरा लगता है। खासतौर से अंग्रेज हमें सिखा गए हैं कि बांटो और राज करो। तो जो बांटो और राज करो वाले लोग हैं, उनको जोड़ने वाली बात अच्छी नहीं लगती है। संघ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान करती है। निश्चित रूप से करती है। जो प्रातः स्मरण है, आप देखिए उसमें गांधी जी को, बाबा साहब अम्बेडकर को, भारत के सभी महापुरुषों को हर प्रातः स्मरण करते हैं उनको, जो प्रातः स्मरण है। आप संघ से जुड़े, इसके अलावा आप बहुत सारे देश के ऐसी जो सम्मानित व्यक्तित्व हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, उनसे पहले भी कुछ मैंने आपके बारे में मुझे जानकारी है कि राजीव गांधी जी से भी जी जी आपका जी मिलना हुआ। कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसे जी प्रसंग जो आपके हैं, जी। उनसे जुड़े हुए कुछ बताइए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री पद से उस समय मुक्त थे। हमारे एक मित्र एक विद्यालय चलाते थे। विद्यालय के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया। तो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा जाना नहीं है, रुको अभी एक और जगह ले चलना है। वो राजीव गांधी जी की कोठी में ले गए। अच्छा। राजीव गांधी जी जैसा शालीन व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हालांकि कुछ बातों को लेकर मेरी असहमति है उनसे। जी। जैसा खास तौर से उन्होंने 84 को लेकर के जो दंगे हुए, उनको कह दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, इस बात से मेरी सहमति नहीं, मैं निंदनीय मानता हूँ। जी। मैं ऐसे इस शब्द को भी मानवता पर कलंक मानता हूँ। लेकिन उस समय जगदीश टाइटल के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया, उस पर भी उनकी निंदा सज्जन काफी कुमार हुई। जी। जी। लेकिन मैं इस बात से मेरी असहमति है। लेकिन जो मैं उनके व्यक्तिगत जी। अनुभव की बात जी। बता रहा हूँ, जब राजीव गांधी जी से मिलना हुआ तो हमारे जो मित्र थे वो कांग्रेस के मित्र थे। बहुत सारे मित्र हैं, जी। हमारी सबसे मित्रता है, समाज के सब लोगों से। तो उन्होंने बताया कि ये संघ से जुड़े हुए हैं। तो राजीव गांधी ने कहा तब तो बहुत अच्छा है, संघ की कुछ बातों को मैं भी पसंद करता हूँ, अच्छा। लेकिन राजनीतिक विवशताएं होती हैं। बल्कि सच तो यह है कि इस देश के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत के संविधान को और विकृत करना चाहते हैं। तो फिर हम उनको याद दिलाते हैं कि संघ तो जो तुम्हें ज्यादा आजादी दे रखी 370 वाली, उसको भी समाप्त करने की बात करता। और कहां से दें, चुपचाप रहो, इसी को बचाए रहो। तो अगर संघ 370 हटाने की बात ना करता तो हमें और आजादी देनी पड़ती। ये राजीव गांधी जी ने मुझे मेरी उपस्थिति में कहा। वो एक सौम्य व्यक्तित्व थे, सज्जन व्यक्ति दिखाई दिए। राजनीति में उनको लोगों ने गुमराह किया, गलत मार्ग पर जहां गए उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता जो विवेकशील है। लेकिन कुछ चीजें भारत के अंदर लाने का श्रेय उन्हें है। एक स्लोगन अक्सर सुनने में आता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या हिंदी भाषा का प्रचार सिर्फ हिंदू ने ही किया है? ऐसा मुस्लिम्स का या सिख का या किसी और अन्य जातियों संप्रदाय के लोगों ने हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं किया या उनके अधिकारी नहीं रहे? उस पे आप क्या कहेंगे? भाषा का किसी धर्म जाति से संबंध नहीं हो सकता। भाषा सबकी होती है, भाषा क्षेत्र की होती है। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया, वहां के लोग आज भी पंजाबी बोलते हैं, वो उनके धर्म की थोड़ी है। हाँ, ये जो कुप्रथा या कुविचार जो आया, दुर्भाग्य से उसका श्रेय मुस्लिम लीग को है। मुस्लिम लीग ने 1942 में एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, जो कि गलत है बहुत ज्यादा। इसी ने उर्दू का जितना अहित इस वाक्य ने किया उतना किसी ने नहीं किया। मैंने पहले कहा कि मेरी माँ उर्दू जानती थी, मेरे पिता उर्दू जानते थे, मैं नहीं जानता। लेकिन उसका कारण मुस्लिम लीग की सोच है। तो हिंदी को या पंजाबी को या मलयालम या गुजराती को किसी अगर हम धर्म से जोड़ देंगे तो वो उसके शत्रु हैं। सबकी हिंदी को समृद्ध करने में सब बड़ा सबका योगदान है, सभी धर्मों का, सभी का। जो इस हिंदी को साथ जुड़ता है वो हिंदी का है, वो हिंद का है, और हिंदी सबकी भाषा है। धर्म जाति से जोड़ने वालों की बात करने की निंदनीय है। मैं ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को कारण से ही नुकसान होता है। उर्दू का उदाहरण हमारे सामने है। भारत में जो मौजूदा हिंदी का जो एक स्थान है या हिंदी से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो उसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सच तो ये है कि एक बड़ा भ्रम जाल फैलाया गया कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको शायद आश्चर्य होगा
कि दुनिया के जो 20 उन्नत देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें से सिर्फ 3 की भाषा इंग्लिश है, 17 की नहीं है। जी, उनकी अपनी अपनी उनकी भाषा है। अपनी भाषा है। तो वो 20 में से 17 देश अंग्रेजी के बिना काम चल सकता है। तो इससे ये मिथक टूटना चाहिए कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है। सिर्फ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लेने से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी हर रोज हमारे व्यवहार में आनी चाहिए, आती है। कुछ लोग जिन्होंने प्रचार किया, खास तौर से जो अंग्रेजीदा लोग थे, जो हमारे यहाँ के नौकरशाही है, वो अंग्रेजी बनाए रखना चाहते हैं। मैं इसका कारण बताऊं तो शायद वो सुन करके उनको भी कष्ट होगा। वो अंग्रेजीदा चाहते हैं, जो नौकरशाही है, खास तौर से मैं जुडिशरी की बात भी करूंगा, वो अंग्रेजी को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जो कुछ किया है, वो आम लोगों तक ना पहुंचे। आम लोगों की भाषा में होगा तो आम लोग जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उनके गुण दोषों को देखेंगे। अभी जज साहब जो फैसला देते हैं मेरे बारे में, मुझे पता ही नहीं कि दोनों वकील मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जज साहब ने क्या फैसला दिया मुझे नहीं मालूम। ये दुर्भाग्य, अंग्रेजी में बोल के चले जाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि इस तरह का भ्रम बना रहे और उनकी जो स्पिरिटी, उनकी जो एक नकली वो है, वो बनी रहे। ऐसे लोग हिंदी के नहीं, सारे भारतीय भाषाओं के दुश्मन है। केवल हिंदी की बात नहीं, सारी भाषाएं हमारी हैं, कोई भेद नहीं है। अगर सब भाषाओं को जानने की कोशिश करेंगे तो सबके अंदर समानता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बंबई के एक कार्यक्रम का दूरदर्शन पर आ रहा था, एक बड़े से नेताजी का स्वर्गवास हुआ, उनकी शव यात्रा निकल रही थी। दूरदर्शन पर मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे, लोग नारे उनके लगा रहे थे उन नेताजी का नाम लेकर कि परत आ, और उनका नाम परत आ। मैंने एक मराठी मित्र को फोन लगाया, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा आपको समझ नहीं आएगा, ये मराठी है। मैंने कहा ये मुझे समझ में आया, ये मराठी नहीं है, ये पंजाबी भी है। उन्होंने बताया परता का मतलब होता है लौट आ। मैंने कहा मेरी भाषा में भी परता बोलते हैं, परता का मतलब वापस आना होता है। गुजराती में भी बोलते हैं, भारत की कई भाषाओं में परता बोलते हैं। वास्तव में वो पलटने से परत बना है। थोड़ा थोड़ा स्थानीय प्रभाव होने से भिन्नता हो जाती है। भाषाओं में बहुत समानता है, उनको जानने की जरूरत है। बस परिचय न होने के कारण से बहुत दूरी है। जी बिल्कुल। कोई जल कह दे, कोई पानी कह दे, कोई वाटर कह दे, कोई आप कह दे, बात वही है। पर जो नहीं जानता वो ये कहेगा कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे नहीं दे रहे। मम भी कह देते हैं छोटे छोटे बच्चे। जी, उसको भी तो इसलिए वो भाषा तो मैं अंत में आप तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के TFI स्टूडियो में हैं। तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो टैगलाइन है, हमेशा सोचिए कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे अमेरिका के एक राष्ट्रपति की बात याद आई, जॉन कैनेडी। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क टू योरसेल्फ व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि अपने आप से पूछो कि तुमने इस देश के लिए क्या किया। मुझे ये वाक्य आदर्श दिखता है। तिरंगा फाउंडेशन भी इस बात को लेकर के चल रहा है कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक लोगों के मन में ये भाव जगा रहा है, इस तिरंगे के आन बान शान को लेकर, भारत की एकता अखंडता को लेकर के जो तिरंगा फाउंडेशन काम कर रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर काम कर रहा है। मुझे बहुत सुखद लगता है जब मुझे ये जानकारी मिली कि ये जो समाज के उपेक्षित वर्ग के गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, साधनहीन लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, उनको उन्नत करने के लिए तिरंगा फाउंडेशन ने काम किया। बहुत बड़ी बात है। मैं जिस तरह से तिरंगे को सलाम करता हूँ, मैं इस तिरंगा फाउंडेशन को भी सलाम करता हूँ। बहुत गर्व की बात है। अंत में मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि अपने एक दो दोहे या अपने कोई मुक्तक हिंदी के हमारे दर्शकों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भेंट करें। और मुझे याद कम रहती हैं कविताएं जी, दोहे आदि तो नहीं। मुझे एक हिंदी को लेकर के जी अचानक एक छोटी सी तुकबंदी याद आ गई। स्वागत। आज के ज़माने की बात की जा रही है कि हम हैं 21वीं सदी के डैड, हमारी चाहत है A to Z। हम अपने बेटे को मॉडर्न बना रहे हैं, उसे नए जमाने का दस्तूर सिखा रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी को पुचकारते हैं, हिंदी को दुत्कारते हैं, पिताश्री से खार खाते हैं और हाय डैड पर मुस्कुराते हैं। क्या बात है। लेकिन 20 साल बाद जब हमारा बेटा बाय बाय बोलता है तो हमारा कलेजा डोलता है।
बेटा और बहू हमें ओल्ड होम पहुंचाना चाहते हैं, पर अब हमें उन्हें पितृ सेवा सिखाना चाहते हैं। क्या पत्नी तो चली गई, अब हम अकेले पछता रहे हैं। खुद तो नहीं समझे मगर आपको समझा रहे हैं। अपने बेटे को अंग्रेजी सिखाइए, मगर अंग्रेजियत ना सिखाइए। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति से पीछा ना छुड़ाइए। पर मुझे मालूम है आप भी कहाँ मानेंगे, स्वाद चख कर ही जानेंगे। जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तो आपको अपना नहीं जमाने का दोष नजर आएगा, जमाने का दोष नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर विनोद बब्बर जी, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने लेखक हैं। आप विभिन्न विधाओं में लिखते हैं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में TFI स्टूडियो में आप आए, आपने अपनी बात रखी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं इरफान राही आपको किसी अन्य कार्यक्रम में आपको ऐसी ही किसी शख्सियत से, व्यक्तित्व से भेंट करवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।